बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक रोमांटिक पोएम जिसका टाइटल है अ पॉइजन ट्री, जिसे लिखा है विलियम ब्लेक ने। जैसा कि अमूमन रोमांटिक पोइट्री जो है वो ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, आज की पोएम भी एक ऐसे ही ह्यूमन इमोशन के बारे में है। पोएम की टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं ऑथर के बारे में। विलियम ब्लेक, जो कि 28 नवंबर 1757 को पैदा हुए और 12 अगस्त 1827 को इनकी डेथ हो गई। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर थे और अपने लाइफ टाइम के दौरान इनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। उनकी पोइट्री और पेंटिंग्स जो हैं वो रोमांटिक मूवमेंट का पार्ट समझी जाती हैं। जैसे कि रोमांटिक पोइट्स जो हैं उनके दो ग्रुप्स थे जिन्हें दो जनरेशन्स कहा जाता है। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज रोमांटिक पोइट्स की फर्स्ट जनरेशन कहलाते हैं। विलियम ब्लेक का सबसे फेमस वर्क जो है वो उनकी पोइट्री की दो कलेक्शंस हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक्चुअली इसका सब टाइटल था द टू कंट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल, यानी इंसानी रूह के दो बिल्कुल अपोजिट पहलू जो एक दूसरे के उलट हैं। मैनी ऑफ द पोएम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट टू द पोएम इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यानी कुछ ऐसी नज़में जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिखी गई उनके जवाब में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पोएम्स लिखी गई। जैसे कि एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है लैम, जिसमें ह्यूमन बींग्स की सॉफ्ट और काइंड और इनोसेंट साइड को दिखाया गया है, जबकि इसके अपोजिट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पोएम है द टाइगर, जिसमें के ह्यूमन बींग्स की क्रूअल, फायरस, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल साइड को दिखाया गया है। अ पॉइजन ट्री 1794 को विलियम ब्लेक की पोइट्री की कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। पहले पॉइजन ट्री को दी क्रिश्चियन फॉरबियरेंस का नाम दिया गया था। ईसाइयत में भी वैसे ही फॉरबियरेंस का दर्स दिया गया है, जैसे कि इस्लाम में फॉरबियरेंस का मतलब होता है खुद पर काबू रखना। जब आपको कोई लड़ने पर उकसाए या नाराज़ करे तो उस वक्त जो है वो सब्र का, पेशेंस का मुजाहरा करना। लेकिन बाद में इसके टाइटल को बदलकर द पॉइजन ट्री कर दिया गया। एक्चुअली द पॉइजन ट्री जो है ये भी क्रिश्चियंस की जो बुक ऑफ जेनेसिस है बाइबल, उसमें से लिया गया है। तो ये टाइटल एक तरह से रिलीजियस रेफरेंस भी कहा जा सकता है। इस पोएम में, जैसे कि टाइटल से जाहिर है, एक दरख्त का जिक्र है, पॉइजन ट्री, जिसका फ्रूट भी पॉइजनस है और ये फ्रूट है एप्पल, यानी एक दरख्त जिस पर सेब का फल लगा हुआ है। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। आदम और हवा की कहानी सभी जानते हैं। हज़रत आदम और हज़रत हवा जो है वो पहले जन्नत में रहा करते थे और शैतान जो है, क्योंकि हमेशा से इंसान का दुश्मन है, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इंसान को सजदा ना करने की वजह से उसे जो है वो मलून करार दिया गया, वो शैतान बन गया मुकर्रब फरिश्ते से। तो इस वजह से उसने इंसान को बहकाने की कसम खाई थी। तो वो एक सांप के रूप में बाग़ अदन में यानी जन्नत में दाखिल हुआ और उसके बाद उसने हज़रत हवा को बहकाया कि ये जो दरख्त है ट्री ऑफ नॉलेज, जिसका फल खाने से आपको खुदा ने मना किया है, आप इसका फल खा लें। और हज़रत हवा जो है उसके बहकावे में आ जाती हैं एंड देन शी एट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। एंड आफ्टरवर्ड्स जब हज़रत आदम को पता चलता है तो उन्हें पता है डेफिनेटली कि आफ्टर दिस डिसओबीडियंस ऑफ गॉड दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पैराडाइज, कि हमने क्योंकि खुदा की नाफरमानी की है तो बाग़ अदन से हवा को निकाल दिया जाएगा। और वो हज़रत हवा से मोहब्बत करते थे, तो हज़रत हवा के कहने पर, उनके कायल करने पर हज़रत आदम ने भी वो फल खा लिया। और इस तरह से नतीजतन उन्हें खुदा की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। एंड दैट इज़ अ सिन, डिसोबीडियंस ऑफ गॉड इज़ अ सिन डेफिनेटली। तो पहले आदम और हवा गुनाहगार नहीं थे, तो खुदा की नाफरमानी के बाद जो है गुनाह का वजूद हुआ
और उसके बाद जो है उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। तो सेम इन द वे पॉइजन ट्री में जिस फल का जिक्र है वो भी एप्पल है, और वो भी दिखाया गया है कि एप्पल खाने के बाद जो है वो फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी हुआ, यानी इंसान जो था उसका जवाल हुआ, वो जन्नत से निकाल दिया गया। तो यकीनन जो रेफरेंस इस पोइम में इस्तेमाल किया गया है, जो एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया इस पोइम में दरख्त का, एप्पल का, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। Basically, the poem is about the suppression of emotions, especially anger. जज्बात को दबाने का क्या नतीजा निकलता है? मीन इफ यू विल नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस व्हाट विल हैपन। अगर आप अपने जज्बात का इजहार नहीं करते तो क्या होता है? अगर आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को भी दबाए रखते हैं, लाइक सिंपैथी, लव, अगर आप उनको दबाए रखते हैं, उनका इजहार नहीं कर पाते, तो दे विल टर्न इनटू नेगेटिव इमोशंस। और अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं, दबाए रखते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो जो है जज्बात बढ़ते जाते हैं, और डेफिनेटली नफरत या गुस्से का बढ़ना जो है वो इंसान के लिए खतरा है। सो द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट यू शुड एक्सप्रेस योर एंगर। आपको अपने गुस्से का इजहार कर देना चाहिए। इफ देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग यू शुड क्लियर इट बाय कम्युनिकेटिंग। अगर आपको कोई गलत फहमी हो गई है, किसी की कोई बात बुरी लग गई है, तो आपको जो है बातचीत के जरिए ऐसे मसाइल को हल कर लेना चाहिए। सो लेट्स रीड फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से नाराज था। आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड। मैंने उसे अपने गुस्से के बारे में बता दिया और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। सो इन दिस पोएम देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग एंगर। दो तरीके बताए हुए हैं कि दोस्तों के साथ हम क्या करते हैं जब हम उनसे नाराज हो जाएं, और दुश्मनों के साथ हम क्या करते हैं। तो दोस्त से जब राइटर नाराज था तो उसने अपने गुस्से का इजहार कर दिया और गलतफहमी खत्म हो गई, गुस्सा खत्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फू। और मैं अपने दुश्मन से नाराज था। आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो। मैंने उसे नहीं बताया और मेरा गुस्सा बढ़ता गया। यानी अगर आप गुस्से को दिल में दबाए रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, पोएम में दोस्त और दुश्मन दो लोगों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे दुश्मन से मुराद वो दुश्मन नहीं है जिससे आपकी बड़ी ऑब्वियस सी दुश्मनी है, उसको भी पता है कि आप उसके दुश्मन हैं, और आपके दरमियान जो है वो ज़ुबानी और आप कह लें कि फ़िज़िकल जो है वो फाइट होती है। ये एक्चुअली वो दुश्मन है, वो पर्सन है जिससे बज़ाहिर तो आप हंस के मिलते हैं, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए जो है वो ग्रज है, कीना है, नापसंदीदगी है। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एनिमी और फू इन दिस पोएम। सो ऐसा शख्स जो है जिसके दिल में आपके लिए नेगेटिव इमोशंस हैं और आपके दिल में उसके लिए नेगेटिव इमोशंस हैं, दैट विल बी फू डेफिनेटली, वो आपका दुश्मन हो सकता है। So the persons to whom you can say whatever you feel are your friends. तो दोस्त वो होते हैं जिनसे जो आप महसूस करें वो खुल के बोल सकें, और जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर ना कर पाएं, डेफिनेटली दे आर नॉट योर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स। अब वो बता रहे हैं कि जो गुस्से का बीज जिसको मैंने दिल में दबा लिया था, अब उस बीज को मैंने डर का पानी लगाया। मीन वी आर अफ्रेड ऑफ द पीपल टू होम वी कैन नॉट शेयर आर फीलिंग्स। जिन लोगों के जज्बात को हम जानते नहीं और जो हमारे जज्बात को नहीं जानते, जिनसे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, हम उनसे खौफजदा रहते हैं कि हमारे लिए कोई साजिश ना करते। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स। दिन रात मैंने आंसुओं का पानी दिया उसे। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स। और इस पौधे को मैंने अपनी मुस्कुराहटों की धूप दी। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल पाइल्स। और नर्म से डिसीटफुल होता है झूठे, धोखे वाले, वाइल्स साजिशें, और मैंने झूठी साजिशें की इन सॉफ्ट वे, यानी कि झूठी मुस्कुराहटें दी अपने दुश्मन को, और वो ये समझता रहा कि मैं उसका दोस्त हूँ, खुल के उससे गुस्से का इजहार भी नहीं किया। तो इस पोएम में पूरा एक प्रोसेस दिखाया हुआ है कि जैसे कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की और सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से जो ऑथर है, जो पोइट है, उसने भी इस एंगर के सीड को, इस गुस्से के बीज को अपने आंसुओं और अपने डर का पानी दिया और अपनी झूठी मुस्कुराहटों की धूप दी, ताकि ये पौधा जो है वो फले फूले।
एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और ये दिन रात बढ़ने लगा क्योंकि उसको पानी और धूप दोनों मिल रहे थे। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, हत्ता कि इस पर एक चमकदार सा सेब का फल निकल आया। एंड माई फू बिहेल्ड इट शाइन, बिहेल्ड मतलब देखा, बिहोल्ड की सेकेंड फॉर्म है, और मेरे दुश्मन ने भी इस फल को चमकते देखा। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और वो जानता था कि ये दरख्त और ये फल मेरे हैं। सो यहाँ पे भी थोड़े से इमोशंस एक्सप्रेस किए हुए हैं कि कैसे गुस्सा दिल में दबाने से वो गुस्सा बढ़ता रहा। मेटाफोरिकली जैसे गार्डन में उसे एक पौधा लगाया हुआ था सेब का, वो बढ़ता रहा दिन रात और उस पर एक चमकदार फल निकल आया। अब जो हासदीन होते हैं ना, जो लोग हमसे जेलस होते हैं, वो आपके पास कोई अच्छी चीज़ देख नहीं सकते। और अब इसका भी जो फू है राइटर का, वो भी देख रहा है कि राइटर के गार्डन में एक एप्पल ट्री है और इस पर एक एप्पल भी निकल आया और वो बहुत शानदार किस्म का चमकदार फल है। अगरचे कि वो जानता भी है कि फल जो है वो पोइट की मलकियत है, लेकिन उसका जो है इरादा है कि वो इस फल को पोइट से छीन ले। जैसे कि नॉर्मली हमारे जो हैं हिपोक्रेट फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि नाम के दोस्त, जो बज़ाहिर दिल में हसद और कीना रखते हैं, तो वो चाहते हैं कि हर अच्छी चीज़ जो है वो दूसरे शख्स से छिन जाए और मुझे मिल जाए। तो सेम इन द वे पोइट जो था, अगर वो दिल में गुस्सा पाल रहा था तो दूसरी साइड पे जो दुश्मन था उसके भी दिल में कोई नेक इरादे नहीं थे। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, और वो चोरी छुपे मेरे बाग में घुस आया। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब रात ने ज़मीन को छुपा दिया था। पोल जो है वैसे वो साइंटिफिकली जो अर्थ है उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि दो साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे पोल का मतलब है द टॉप ऑफ द अर्थ, यानी कि रात छा गई है, अंधेरा हो गया है, तो चोरी छुपे जो दुश्मन है वो बाग में आ गया। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह को मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। माई फू आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, कि मेरा दुश्मन जो है वो सेब के दरख्त के नीचे गिरा हुआ था। तो गिरा हुआ था मीन ही वॉज डेड, वो मर चुका था, तो जहरीला फल खाने की वजह से। सो देर इज़ ऑल्सो अ लेसन कि जब आप किसी से कोई चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं विदाउट एन ऑनेस्ट एफर्ट यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। आपको मेहनत के बगैर जो है ना वो कुछ भी नहीं मिलता। आप दूसरों से जब कोई चीज़ चुराने की या छीनने की कोशिश करते हैं धोखे से, चोरी से, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नताइज आपको भुगतने पड़ते हैं। तो यही अगर जो दुश्मन है वो फल मांग लेता रिक्वेस्ट करके चोरी करने की बजाय, तो पॉसिबली उसे जहरीला होने का पता चल जाता और वो मरता नहीं। आई होप कि आपको पोएम की समझ आ गई है, एंड इफ़ देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर माइंड यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।